आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच आज खेला जा रहा है। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के मुकाबिल हैं और इस मैच के शायकीन भी तवील अरसे से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला हमेशा ही सनसनीखेज और जज्बाती होता है और इस बारे में क्रिकेट के शायकीन की नजरें इस मैच पर मरकूज है। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान होने वाली इस तारीखी जंग में जीत के लिए दोनों जानिब से भरपूर कोशिशें जो है वो की जा रही है और शायकीन जो इंतजार कर रहे थे, लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस मैच का। और आज इस मैच की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर जो पाकिस्तान है उसने टॉस भी जीत लिया है और पाकिस्तान बैटिंग कर रही है। और इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से हमारे साथी साहिल केरनी ज्वाइन कर चुके हैं। तो साहिल जी बताएगा कि मैच की शुरुआत हुई है, शायकीन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस मैच का और पाकिस्तान ने टॉस जीता है। आज इस मैच में क्या कुछ खास रहने वाला है, कितना अहम है इंडिया के लिए मैच? बिल्कुल, इंडिया के लिए तो अहम है ही मैच, पर पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है ये मैच, क्योंकि पाकिस्तान अगर इस मैच को हारता है, शिकस्त मिलती है इस मैच के अंदर, तो पाकिस्तान का जो सफर है चैंपियंस ट्रॉफी का यहीं पे खत्म हो जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी से लगभग बाहर हो जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये जीत दर्ज करना बहुत जरूरी है। हालांकि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है, तो एक अच्छा डिसीजन भी है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान जो टॉस जीता है वो एक अच्छा, क्योंकि क्रिकेट बाय लक और लक की वजह से आज टॉस जीता पाकिस्तान ने, तो एक अच्छी उम्मीद बन चुकी है पाकिस्तान को कि अच्छा एक टारगेट जो आप इंडियन टीम को दे ताकि उनको रोक सके चेज करने के लिए और पाकिस्तान जो इस मैच को जीत सके, क्योंकि ये बहुत अहम है इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए। और महामुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामा हमेशा रहता है इस मैच के अंदर। दुबई के खेला जा रहा है। हमने जो हाइब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था और इंडिया के सब मैचेस दुबई में ही खेले जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे सेमीफाइनल हो, चाहे फाइनल हो। और पाकिस्तान की जो कंडीशंस थी वो अलग थी, दुबई की कंडीशंस अलग थी। यहाँ पे एक चेंज पाकिस्तान ने किया अपनी टीम के अंदर, वो इसलिए किया क्योंकि फकर जमान जो थे वो इंजरी की वजह से इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह इमामुल हक को इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। और वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई भी चेंज जो है वो नहीं किया गया, कोई बदलाव नहीं किया है। पूरी प्लेइंग 11 जो पिछले मैच में खेली थी वही इसमें भी खेलती हुई नजर आएगी। पिछले मैच में भी इंडिया ने चूज किया था, यहाँ पे भी चेंज करेगी। तो अब देखना ये होगा कि टारगेट कितना सेट किया जाता है पाकिस्तान के तरफ से। पर यहाँ पे जो एक मेन चीजें जो रहेंगी वो स्पिन बॉलिंग के ऊपर जो है वो नजर टिकी रहेगी और 250-60 का जो टारगेट है वो काफी बेहतर है। जो बॉलिंग की बात की आपने, तो क्या लगता है कि टीम का जो बॉलिंग है वो पल्ला भारी पड़ने वाला है इस मैच में? देखिए, हमेशा जो स्ट्रांग पॉइंट रहा है पाकिस्तान की टीम का वो बॉलिंग रही है, स्ट्रेंथ हमेशा रही है बॉलिंग पाकिस्तान की, और वो काफी कमजोर दिखी हमें पहले मैच के अंदर। अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह वापसी करती है बॉलिंग टीम। हैरिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, इन तीनों बॉलर्स पर नजर होगी। और वहीं पर अबरार अहमद की बात की जाए तो उन पर भी नजर रहेगी, क्योंकि उनके पास एकमात्र यही स्पिनर है। और किस तरह की बॉलिंग रहेगी, मैं वैसे पहले भी आपको ये बात कही कि यहाँ पे स्पिन बहुत कारगर साबित होती है इस विकेट के ऊपर, दुबई की विकेट के ऊपर, इस पिच के ऊपर। तो वो देखना होगा कि किस तरह बॉलिंग रहेगी। हालांकि और भी पार्ट टाइम स्पिनर हैं पाकिस्तान के पास, पर उनका रुक ना करके साउथ शकीर है, उनका आगा सलमान, उनका रुक ना करके अबरार अहमद पर उनको काफी निर्भर रहना पड़ेगा। पाकिस्तान ने सेम स्क्वाड रखा, सिर्फ फकर जमान इंजरी वजह से बाहर हुए हैं, तो ये एक सवालिया निशान भी खड़ा करता है कि अगर एक तेज गेंदबाज को रेस्ट दी जाती और एक स्पिनर अतिरिक्त खिलाया जाता, शायद एक अच्छा प्लेइंग 11 परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो था प्लेइंग 11 का वो रहता पाकिस्तान के लिए। अच्छा साहिल जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि काफी अहम मैच है और इंडिया पाकिस्तान का हर बार अहम मैच होता है, और आज इस मैच की बात करेंगे। अगर पाकिस्तान शिकस्त खाती है, हार जाती है, तो कितना मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए? बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनका सफर ये भी खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने बहुत बार सुना है, जब भी इंडिया से शिकस्त मिलती थी पाकिस्तान को तो वो अपने घर वापस जाने में कई मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता था। तो क्या पता वो दौर दोबारा वापस ना आ जाए। कई टीवी टूटते हुए देखे हैं हमने और सुने हैं ऐसी खबरें, और खबर में ये चलता था कि टीवी टूट गया, टीवी तोड़ दिया पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मैच हार दिया। पर हमें ये नहीं भूलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, हमेशा कमबैक करने में वो रही है। हमने जो पिछला मैच 2017 में खेला गया था, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें जो था पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी इंडिया के ऊपर। तो बहुत सी उम्मीदें हैं, पर फकर जमान का
टीम से बाहर होना, इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना एक बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल केरनी जानकारी देने के लिए। हमारे साथी स्टूडियो से आपको अपडेट कर रहे थे इस मैच के हवाले से, जहां पर इस मैच की शुरुआत हो चुकी है और पाकिस्तान ने टॉस जीता है और इस वक्त पाकिस्तान जो है बैटिंग कर रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर श्रीनगर में भी क्रिकेट शायकीन इस मैच के लिए खास पुरजोश है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इस अहम मुकाबले का इंतजार यहाँ के लोगों में भी बेहद था। श्रीनगर में शायकीन का जोश खरोश इस बात का सबूत है कि क्रिकेट पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जज्बाती ताल्लुक है और ये मैच पूरे कश्मीर में बड़े जज्बे के साथ देखा जा रहा है। बैटिंग ऑर्डर किनका स्ट्रांग लगता है आपको, या बॉलिंग ऑर्डर किनका स्ट्रांग लगता है? इंडिया का। इंडिया का बैटिंग स्ट्रांग। और बॉलिंग ऑर्डर? वो भी इंडिया वो भी का इंडिया। अच्छा ये बताइए, क्या मैच थोड़ा सा टफ होगा, या आपको लगता है चेजिंग पे कौन स्ट्रांग रहेगा? चेज कौन इजी कर सकता है? नहीं, चेजिंग में तो पाकिस्तान करती है चेज, लेकिन इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है। इस बारी अगर देखा जाए पाकिस्तान की टीम में नए खिलाड़ी है, तो क्या आपको लगता है कि इस बारी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी होगी? देखेंगे इंशाल्लाह। देखेंगे। फाइनली आप किसे सपोर्ट करेंगे? ऑब्वियसली टीम को? पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो देखा जाए किस फेवरेट खिलाड़ी पर आपकी नजरें होंगी और चाहते हैं कि वो 100 बनाए, सेंचुरी बनाए? बाबर आजम। बाबर आजम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? सैयद। क्रिकेट खेलते हैं? हाँ। आपका फेवरेट खिलाड़ी? बाबर आजम। बाबर आजम। आज क्या लगता है सेंचुरी मारेंगे? हाँ। आपका फेवरेट कौन है? कुछ ही। शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी बॉलर। आपका फेवरेट? फकर जमान। फकर जमान। उसकी बैटिंग अच्छी लगती है आपको? हाँ। क्या लगता है आज अच्छा खेलेंगे वो? हाँ, अच्छा आप बताओ, कौन जीतेगा आज? कौन जीतेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान जीतेगा। चलिए, जहां तक आप देख रहे हैं कि फिलहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। Maybe Rohit Sharma. He is a class batsman, ओके। so he can turn the game away व्हाट from अबाउट बॉलिंग? bowling is slightly missing मोहम्मद शमी के बारे में? and उसके ऐड होने से मुझे लगता है कि एज मिलेगी इंडिया को, ओके। एक्सेप्ट उनकी बॉलिंग उतनी ठीक हाँ। नहीं है। मे बी अगर कुलदीप यादव खेलेगा, हम्म। he might be a turning point. आप एक क्रिकेटर है सर, आज की गेम में आपको लगता है कि स्पिनर्स ज्यादा चलेंगे या पेस बॉलर चलेंगे? दुबई की विकेट है तो स्पिनर ज्यादा इफेक्ट करेंगे। व्हाट अबाउट सलमान? सलमान अली आगा हाँ। ब्रिलियंट प्लेयर, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, नो डाउट अबाउट इट, No ऑल राउंडर। सर क्या लग रहा है स्पिनर्स में? अक्षर पटेल भी है, वहां से और भी खिलाड़ी है, क्या गुलशनल का बोल वाला रहेगा। सिंपली स्पिनर्स की गेम है, क्योंकि अबू धाबी में है, यूएई में है, उसकी कंडीशन के हिसाब से स्पिनर, और मुझे लगता है चेज करना पड़ेगा क्योंकि ड्यू फैक्टर भी रहेगा अभी। सो चेज इज बेटर। जो भी पहले टॉस जीतेगा, मुझे लगता है मे बी ही इज गोइंग टू फील्ड फर्स्ट और चेज के लिए जाएंगे। गेम को गेम की तरह देखे, राइवलरी ना बनाए। नहीं, गेम को गेम की तरह देखे, राइवलरी नहीं, इसमें कोई राइवलरी नहीं है, गेम गेम है। आज आपको लगता है कि टेलीविजन पर सब लोग आज घर में बैठ के वॉच करेंगे और घर पे मैक्सिमम लोग क्रिकेट एंजॉय? हम क्रिकेट लवर हैं, हम आज भी क्रिकेट खेलने आए। खेल रहे हैं सर। गेम को गेम की नजर से देखिए। ऑब्वियसली जिसका जितना जो परफॉर्म करेगा वो ही जीतेगा। वी आर होपिंग बेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली कि क्रिकेट जो है वो हमें क्रिकेट की तरह से लेना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें फिर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपली क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। जो भी आज के दौर में, आज के दिन जो भी अच्छा खेलेगा वही जीतेगा ऑब्वियसली। जम्मू कश्मीर में शराब और मंशियात पर पाबंदी के हवाले से अपनी दस्तखती मुहिम जारी रखते हुए महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी दफ्तर पुलवामा में दस्तखती मुहिम का इनेकाद किया, जिसमें रुकन असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान परजा, रुकन असेंबली तराल और साबिक रुकन असेंबली पामपोर जहूर मीर भी शरीक हुए। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर कहा कि उनकी पार्टी असेंबली में 3 बिल पेश करेगी, जिनमें कैजुअल लेबर की बाकायदगी, शराब पर पाबंदी और रियासती अराजी पर रहने वाले लोगों की जायदाद के हकूक देने का मुतालबा शामिल है। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि 2019 के फैसले को मोहर लगाकर वो इससे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने बिल लाया उनके रेगुलराइजेशन के लिए, हमने दूसरा बिल लाया जो घास चराई में गरीब लोग रहते हैं या स्कूल बने हैं उस पे उनको माली हुकूक दिए जाने चाहिए, और तीसरा बिल हमने लाया जो शराब की बिद्दत है। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के साथ साथ हमारे नौजवान इस वक्त ड्रग्स और शराब का बुरी तरह से शिकार हो रहे हैं, जिससे घरों के घर उजड़ रहे हैं। शराब पे बैन लगाने के लिए भी हमने एक बिल लाया है। तो मेरी गुजारिश होगी उमर साहब से कि वो इन बिल को पास करने में
पूरी अपनी मदद करें, सपोर्ट करें। और साथ ही जो स्पीकर साहब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप स्पीकर हैं, आपका काम है जो मेंबर है उनके हकूक की रखवाली करना, न सिर्फ धमकाना कि हाँ आप कोई बिल लाओगे, रेजोल्यूशन लाओगे, बाहर बात मत करो इसके बारे में। ये क्या बात हुई? जो भी रेजोल्यूशन होगा, बिल होगा, सवाल होगा, वो पब्लिक में जाना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए ताकि लोगों में जवाबदेही हासिल हो। खौफजदा है या समझौता चाहते हैं दिल्ली से? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब के पास 50 एमएलए हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट हैं। ऐसे में अगर वो बड़े मसलों पे बात करने से घबराते हैं, जैसे 370 का मसला है, 35 है, मगर जो दूसरे मसले हैं, जैसे हमारे नौजवान जो जेलों के अंदर है, जैसे रोज रोज की पकड़ दकड़ है, जैसे छापे पड़ते हैं, जैसे कल जो लाल चौक में एक बोर्ड लगा था जिसमें गुजारिश की गई थी टूरिस्ट से कि आप शराब और ड्रग से परहेज करें, उसको हटाया गया, उमर साहब कुछ नहीं बोले। तो जीपी फंड लोगों का बंद है, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये जो मसले हैं लोगों के, जिसके लिए लोगों ने वोट डाले थे, और खासकर जो बिजनेस रूल्स बनाने हैं, कहीं जो 2019 में गलत फैसला हुआ, गैर आईनी गैर कानूनी फैसला हुआ, बिजनेस रूल्स ऐसे नहीं बनने चाहिए कि उन फैसलों पे मुहर लगाई दी जाए, वो भी एक पॉपुलर गवर्नमेंट के हाथों। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी गुजारिश उनसे यही है। जस्टिस डेवलपमेंट फ्रंट का वर्कर्स कन्वेंशन कुलगाम में मुनक्किद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर जमात इस्लामी के साबिक रुकन और पार्टी के सदर शमीम अहमद होकर कुलगाम के उम्मीदवार सियार अहमद रेशी, जिला सेक्रेटरी और दीगर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने भी शिरकत की। संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। 40 साल से के सियासत में हारना और जीतना ये तो सियासत का एक हिस्सा है। हम हारे, हमें कोई गम नहीं है। लोगों ने 14 दिनों में हमने 26,000 वोट लिए हैं, ये हमारे लिए बहुत था और लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया, हमारे लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। एंड इट वाज आफ्टर 37 इयर्स कि हमारे लोग फिर से जो है ऑर्गेनाइज हुए और इस काम में लग गए। हमारे लिए सबसे बड़ी जो बात है और खुशी की बात यह है कि हमारे लोग जो है ऑर्गेनाइज हुए इस चीज़ से और आगे आए और वोट डाला और 26,000 वोट हमने लिया। हम इससे बहुत खुश हैं। खिलाफत मलूकियत उन्होंने, ह्यूमन राइट्स जो है एक किताब उन्होंने, खुतबात जो एक किताब उन्होंने, वो सारी उनकी ISBN के तहत वो किताबें जो हैं शाया होती हैं, दिल्ली से शाया होती हैं, वहाँ से टैक्स लिया जाता है, यहाँ के दुकानदारों से टैक्स लिया जाता है। मैं समझता हूँ कि किताबों पे बैन और किताबों के हवाले से इस चीज़ को करना ये सरासर नाइंसाफ़ी है, गलत है, गैर आईनी है, गैर जमहूरी है। और दूसरी बात, जो भी यहाँ पे दुकानदार हैं, वो दुकानदारों का रोजगार जो है ऑलरेडी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, आप मजीद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी भी तरीके से ये सही है और ये हमें करना चाहिए। भाई हम सियासत फातिह आलम, यहाँ मैं मोहब्बत को तब्दील कर रहा हूँ, यकीन महकम अमल पाई हम सियासत फातिह आलम, जहान हिंद में हैं ये मुसलमानों की तलवारें। असल में इस जस्ट एंड डेवलपमेंट का मकसद ऐसे सियासी निज़ाम को कायम करना है जो इंसाफ पर मबनी है, जो हकीकी तरक्की के लिए कोशिश करे, जो धोखाधड़ी और फरेब पर मबनी ना हो। इसका हम इस हवाले से हमने पहले से ही काम किया हुआ था, लेकिन तब तो वो इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई थी, वरना हम एक सिंबल के नीचे इलेक्शन लड़ते। अब इनफॉर्मली इसका आज अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन फॉर्मली इसका लॉन्चिंग जो हो जाएगी वो इंशाअल्लाह ताला श्रीनगर से हो जाएगी और उस वक्त हम तमाम अपने साथियों को, मीडिया को मदऊ करेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे ताकत के साथ हर एक बस्ती से पढ़े लिखे, बाशऊर और उन लोगों को खड़ा करेंगे जो लोगों के लिए काम करे, अपने समाज के लिए काम करे, समाज को उन तमाम बुराइयों से दूर रखें जिन बुराइयों ने आज हमारे समाज को परेशान किया हुआ है। अल्लाह ताला जो ULB इलेक्शंस होंगे, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होंगे, जब टाइम आएगा आप इंशाअल्लाह ताला खुद ही देखोगे कि इंशाअल्लाह ताला स्वीप कर जाएंगे अल्लाह के फजल करम से।
कुपवाड़ा में बीजेपी ने आज टाउन हॉल में बजट पर खसूसी चर्चा प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसकी सदारत एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने की। प्रोग्राम में मरकजी बजट के फ़वाइद पर तबादला ख्याल किया गया और मकामी अफराद ने अपनी तवक्कात और मसाइल का इजहार किया। एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने कहा कि बजट अवामी फलाह के लिए मुफीद है और इससे मैशत को इस्तेकाम मिलेगा। प्रोग्राम में मुख्तलिफ तबकों के अफराद ने भी शिरकत की। और मुल्क के हिफाजत करने के लिए हमने सबों को यहाँ पर ट्रेड और मुहिम किया, हर किसी को यहाँ पर मुहिम किया। बजट पे चर्चा जो है हर साल होता रहता है। जब भी पार्लियामेंट में बजट पास होता है, भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों की आसानी के लिए अपनी लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप को जो है हर किसी डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं ताकि वहाँ के लोगों से बात करें और इस बजट को किस सिंप्लीफाइड वे में लोगों तक बात पहुँचाए, इसका ये मकसद रहता है। देखिए, टूरिज्म का पोटेंशियल जो है मैं कहता हूँ कि कुपवाड़ा में अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है इसकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीछे है। डिस्ट्रिक्ट जो कुपवाड़ा पीछे है। जैसे वी गिव द प्रेफरेंस टू द गुलमर्ग या बाकी जितने भी जगह होते हैं हम प्रेफरेंस करते हैं उनको। मुझे लगता है कि जैसे मंगस वैली है, लोला वैली है एंड करना, खासकर करना के इस बारे में बिकॉज इट लाइज विद द बॉर्डर, तो बत्सिल है, बाकी ऐसे बहुत सारे ऐसे केरन है जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टूरिज्म का स्कोप है। मैं हर बार एक चीज कहता हूँ कि एज अ सोसाइटी हमारा भी कोई रोल है कि फैज पना तराल का काम 27 बरस के बाद भी नामुकम्मल है। खानका के एक खादिम अब्दुल अहद मुजाहिद ने बताया कि अगरचे खानका पर काम जारी है, लेकिन कुछ काम करने की अभी ज़रूरत है, जिसमें खानका का फ्रंट पोर्शन, ख्वातीन के लिए शेल्टर और अंदरूनी काम शामिल है। उन्हें वक्फ बोर्ड से जल्द काम मुकम्मल करने की अपील की है। मेरी एक गुजारिश है जो इस वक्त इसकी ज़बरदस्त ज़रूरत है। नंबर एक, जो खानकाई फैज़ बना ये जामे मस्जिद भी इलाके तराल की है, इसके पीछे जो सनमे का लगाया है खान इस मुकाम महमूद पर जो मिंबर शरीफ है उसमें उन्होंने वो सनमे का लगाया है। मेरी गुजारिश है कि जिस तरह तमाम खानकाई फैज़ पना में वुड कार्विंग लगी हुई है उसमें वुड कार्विंग लग जानी चाहिए। ये मेरी यही गुजारिश है। दूसरी गुजारिश मेरी है कि इस खानकाई फैज़ पना में हमने 40 तख्तियाँ रखे हैं। वो 40 तख्तियाँ हमने इसलिए रखे हैं, उसमें कलामुल्लाह शेखुल आलम के कलाम भी इसमें हमने नज़र रखे हैं। इसीलिए हमने उस वक्त भी कहा है कि इन मशकों पर वो होना चाहिए, वो भी अभी नहीं हुआ है। नंबर 3, हमने झूमर उस वक्त रखा है, उस झूमर की खातिर आज तक भी काम नहीं हुई है। नंबर 4, हमने ख़वातीन के लिए एक शेल्टर बनाया है, क्योंकि इस वक्त जो बड़ा दिन होता है उस बड़े दिन में जो ख़वातीन होते हैं उनको अंदर जाना होता है, लिहाजा शरी उज़ुर के मुताबिक उसमें ख़वातीन का एक शेल्टर होना चाहिए। हमने बनाया, लेकिन वो भी अभी नामुकम्मल है। 5वां पॉइंट है जो इस वक्त बड़ा बर्निंग पॉइंट है। उस वक्त मैंने जिस वक्त वो ये खानकाई फैज़ बनाया गया उस वक्त भी मैंने उस कारंदा को, उस आर्किटेक्टर को कहा कि आपने इसका खानका का लुक नहीं रखा है, लिहाजा उसका वो फ्रंट जो है उसमें खानका के तौर पर वो होना चाहिए, आस्थान के तौर पर होना चाहिए, वो अभी तक नहीं है। यही मेरी गुजारिश है। हालांकि इस वक्त काम हो रहे हैं, मैडम साहिबा के कलमराव में इस वक्त काम हो रही हैं, लेकिन वो सहन पाक की काम हो रहे हैं, लेकिन अंदर उन्होंने तवज्जो नहीं दी है। मेरी यही गुजारिश है, जो आज के अरबाबी इख्तियारात है उनसे मेरी गुजारिश है कि इन 5 पॉइंट पर ज़बरदस्त तवज्जो करनी चाहिए। जो इस वक्त का कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटर है, मैंने उसके साथ भी बात की है, उसमें मैंने उलमा भी लाए हैं कल और उनके साथ मैंने मीटिंग की है कि ये पॉइंट होनी चाहिए। बस यही मेरी गुजारिश है। श्रीनगर के 9 बाजार इलाके में आज सुबह सवेरे आग लगने से 3 रहायशी मकाना जलकर खाकसर हो गए। आग सुबह 7:20 पर 9 बाजार के सोना
कल शाह मोहल्ला में एक घर में लगी और ये तेजी से फैल गई, जिससे काफी नुकसान देखने को मिला। आग पर काबू पाने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का अमला मौके पर पहुंच गया और आग को मजीद फैलने से रोका। इस वाकये में कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इतला नहीं हुई। ताहम आग की इस वारदात में मकानों के अंदर मौजूद करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। मकामी लोगों का कहना है कि रास्ते में चिनार दरख्त की मौजूदगी से फायर सर्विस अमले की गाड़ियों को जाए मौके पर पहुंचने में काफ़ी दुश्वारियां पैदा हुई, जिससे रॉन्ग पार्किंग का भी एक मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। आग मुतासरीन ने इस मौके पर इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। सुबह मेरे ख्याल से 7:15 बस सुबह के टाइम के वजूहत पता ही नहीं चला थी। ये जो हमारे यहाँ पे पास पड़ोसी जो मकान है उसी से ना नमूदार हुआ है, तीसरी मंजिल पे आनन फानन फिर सारा कुछ हुआ है। फिर पता नहीं हम इसी में लगे कि बच्चे सो रहे थे, माँ बाप अंदर बैठे थे कमरों में। हमने पहले सोचा कि इन्हीं की जान बचाएं, पता ही नहीं चला आनन फानन कैसे हो गया। ये सिचुएशन आपके सामने सारा कुछ है। कितना डैमेज हुआ है? और मतलब ये मकान तो पूरा है अंदर से है स्ट्रक्चर। ये जो आगे का दिख रहा है, मगर आप अगर खुद अंदर से देखोगे तो आपको सारा कुछ पता चलेगा कि अंदर की सिचुएशन है क्या। तो ऑन टाइम फायर सर्विस पहुंची? ऑन टाइम फायर सर्विस तो पहुंची, मगर जिस टाइम उनको आना चाहिए था उस टाइम नहीं आए। बार बार उनको कहना पड़ा कि एक फायर सर्विस आया, वही कंट्रोल करने के लिए लगा, वहाँ से भी यहाँ से भी, उसमें कितना भी निकलेगा। बार बार उनको कहना पड़ेगा। वो हमें ही कह रहे थे कि 101 पे फोन लगाओ, 104 फोन पे लगाओ। जैसे कि हमारी ये सूरत, हम पूरे इसमें मुब्तला हुए थे, हम कहाँ से उनको फोन करेंगे। तो कोई जानी ना वो तो शुक्र है अल्लाह का कि जान सारे बच गए। ऐसे मकान तो वैसे तो आपके सामने पूरे जो जल गए, जो 3 है। आगे क्या है मैं वो नहीं बता सकता। अभी तक सुबह से कोई आपका यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं, खाली पटवारी साहब आए, पुलिस आया है। फायर सर्विस तो पहले ही आ चुका था, उनने भी अपने जैसे उनको रिपोर्ट लेना था। पटवारी साहब आए बी टाइम, और पुलिस ने भी अपना जो काम था उनने किया। पटवारी साहब ने भी, वो मेरे ख्याल से बेचारा मुंह धोए आया था यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए। जैसे कि हमें पता है कि हम जो हमारे हम 3 फैमिलियां हैं यहाँ पे, 3 भाई रह रहे हैं। अब उनको जैसे कि उनको ठीक लगे, हमारे लिए जो होना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। बस यही हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन। सुबह गई हुशार और क्रैक गत बह द्रास दारि कि मकान सोरे आमत लपेटे में। तो तमें सात कोर फायर स्टेशन फोन, मगर तमो ऑलरेडी नफर फायर से तम फोन कोर्मुत। मगर यह महलस में ये गई वुक तान 4-5 केस ये, मगर बोड़ बार चीज युत बून सह दिवान फायर सर्विस युकन यह कहें गाड़ि, तुम हेकान गाड़ि योर यिथ कहें। इसलिए 4 केस गई वुक तामत, महलस गई यूत नुकसान। यपर तह कस नेरहो यपर वातल कल किन तपर तह कस। बंडस पे ट्रैफिक बम गाड़ियां गसान अजाब, बे पे बून तमें तम गाड़ियां गसान अजाब असलस मज बम गाड़ियों तमें मेहरबानी कर सारे खुद बून सह रुकान क्या जनाब। बे ट्रैफिक थवान वादी कश्मीर में लगातार आग नमूदार हो रही है और लगातार जी हाँ वारदात पेश आ रहे हैं। इस वक्त मैं सोनरकोल शाह मोहल्ला में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब जो है आग लगी है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा दिखाए कि किस तरीके से डैमेज यहाँ पे हुआ। ये 3 मकान जो है आज सुबह आग यहाँ पर नमूदार हुई है, जिसमें खास तौर पर जो ये खाका है, पूरी तरह से जो ढांचा है वो दिखाई दे रहा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, मगर माली नुकसान के तौर पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर जो है माल वगैरह, जो घर का जो साजो सामान है वो पूरी तरह से खस्त हो चुका है, जल चुका है। और खुसूसन अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट सर्किट था या क्या कुछ वजूहात अभी पता नहीं चला है, मगर यहाँ के लोगों का ये जरूर मानना है कंजेस्टेड इलाका है और खास तौर पर यहाँ फायर सर्विस को पहुंचने में काफी वक्त लगता है, क्योंकि बंड साइड से अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक चिनार का दरख्त भी है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने में प्रॉब्लम रहती है। कोई एम्बुलेंस आती है या कोई गाड़ी तो प्रॉपर्ली ऑन टाइम नहीं पहुंच पाती है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो एक और मकान में यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से आग नमूदार हुई है। और सुबह से हमें यहाँ पर जरूर ये पता चला है कि पटवारी साहब या पुलिस है वो जरूर यहाँ आई है, जिन्होंने वाक़ा वारदात का जो है खास तौर पर पूरी तरह से मॉनिटर किया है सिचुएशन को। मगर कह सकते हैं कि आग बड़ी खतरनाक भयानक थी, जिसने पूरी तरह से तकरीबन 4 मकान को लपेट में ले लिया है। अब यहाँ के लोगों की खास तौर पर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि इमदाद फराम की जाए, ताकि इनका जो
खास तौर पर जो नुकसान हुआ है वो फुलफिल हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।